दोस्तों देखते ही देखते ये महीना जो है वो रेत की तरह आप लोगों के हाथों से फिसल चुका है। अब नेक्स्ट मंथ में आप लोग एंट्री करने वाले हैं। तो ये महीना आप लोगों को क्या सिखा के गया, कैसे आप लोगों ने इस महीने को यूटिलाइज किया, कैसे आने वाले महीने को आप लोग और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने वाले हैं, इसके बारे में आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में हैं तो आप लोग एक प्रोग्रेस के पाथ पर हैं। वरना ज़िंदगी जो हर साल आप लोगों का चेंज करती चली जाती है और आप लोग जहाँ कल थे वहीं पर ही अगर आज भी हैं तो फिर यार ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी जीने का कोई मतलब है नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जो है वो ज़िंदगी ख़त्म कर ले। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी गलती है जो यहाँ पर ज़िंदगी में की जा रही है, उसको साइड में रखकर ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके ऊपर फोकस किया जा सकता है ताकि एक प्रोग्रेस के पाथ पर बढ़ा जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस देना जरूरी है, वरना दिक्कतें होती है आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगी। तो जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के पास में रखिए जो आप लोगों को एक प्रोग्रेस के पाथ पर लाती हैं, और जो चीज़ें आप लोगों को पीछे खींचती हैं उन चीज़ों से अपनी डिस्टेंस बनाकर रखिए, क्योंकि वो हमेशा ज़िंदगी में आप लोगों को परेशान करेंगे। हमेशा प्रोग्रेस के पाथ पर चलकर ही आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और चाणक्य साहब के द्वारा तो बोला भी गया है कि दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर खुद गलती सीख सीख कर आगे बढ़ोगे तो ये ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है। तो इसलिए दूसरों की गलतियों से सीख कर भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बात की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर जब आप लोगों को शांति बनाने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। नाम से आप लोग यहाँ पर इसका मतलब निकाल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी फोर्स जो कि यहाँ पर शांति बनाए रखने का काम करती है। तो यूएन पीस कीपर भी इनको यहाँ पर आप लोग बोलते हैं। इनसे रिलेटेड डे है जो कि 29 ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें मैन और वुमेन दोनों आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। और ये अलग अलग देश में यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी जो दिक्कतें देखने को मिलती हैं वहाँ पर शांति बनाए रखने का काम करते हैं। मैक्सिमम जगह अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये पोर्शन आप लोगों को नजर आएगा बेसिकली अगर बात करें। और यहाँ पर ये वाला पोर्शन यानी कि अफ्रीका एशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी खासकर मेन तौर पर। और कुछ आप लोगों को यहाँ पर जो सेंट्रल अमेरिका है थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर भी नजर आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इसके द्वारा अलग अलग एरिया में शांति स्थापित करने की कोशिश की जाती है। पर लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि जो ताकतवर देश हैं वो कई बार यहाँ पर इसको मानते नहीं हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ पर काम चलाते रहते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि मुद्दा यहाँ पर अगर आप लोगों से कोई बोले तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ये है कि जो अमीर देश हैं वो यहाँ पर यूएन को कुछ ज़्यादा मानते नहीं है। और इसीलिए अगर आप लोग डेटा उठाकर देखोगे अमीर देश जो हैं वो पैसा देकर साइड में हट जाते हैं, पर लेकिन अपने फोर्स नहीं भेजते, अपने लोगों को नहीं भेजते हैं। पर लेकिन गरीब देश जो हैं वो बेचारे अपने यहाँ पर फोर्स को भेजते रहते हैं। जैसे अगर बात की जाए, अगर आप लोग जाकर डेटा देखोगे तो सबसे ज़्यादा अपनी जो रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी वो आप लोग को गरीब देशों की देखने को मिलेगी। जैसे बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थे। अगर मैं आप लोगों से 2021 तक के डेटा की बात करूँ, पहले नंबर पर बांग्लादेश था, फिर यहाँ पर रवांडा था, फिर इथोपिया, फिर नेपाल, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया। तो ये वो देश हैं जो सारे के सारे देश जो हैं वो एक तरीके से आप लोगों को एक डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आते हैं। तो वो अपने लोगों को यहाँ पर भेजते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक तरीके से हमारे जो पर्टिकुलर जान पहचान का इंसान जो है वो आर्मी में था और वो अभी विदेश में है। तो ये पीस कीपिंग फोर्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पर सैलरी थोड़ी अच्छी मिल जाती है तो इंसान को लगता है कि यार थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। पर लेकिन कंडीशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। अगर इन लोकेशन को आप लोग देखोगे, अफ्रीका के अंदर आप लोग को ये लोकेशन नजर आएगी। थीम जो है 2022 की वो है पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर ये इसकी यहाँ पर थीम बताई गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं और कल को कोई क्वेश्चन भी पूछे तो आप लोगों को इसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट डे जो कि आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए यहाँ पर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया। किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो आर्टिकल है आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2 और 3, इसी के साथ में जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया, फिर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। और ऑलरेडी यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुकी है। जैसे कि यहाँ पर बात करें अगर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं। मैं भी आप लोग क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ पर। इसी के साथ में एक ये क्वेश्चन होगा। तो अगर आर्टिकल आप लोग ढंग से सुनोगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग अच्छे से दे पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए जाते हैं ताकि प्रैक्टिस इस तरीके से करो कि एग्जाम में कंफर्टेबल फील करो। तो ये आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा ताकि आप लोग कोई भी दिक्कत फेस न कर सकें।
सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी रिसेंटली कोविड-19 ने जो है अलग अलग देशों पर ऐसा इंपैक्ट डाला कि उसकी कमर तोड़कर रख दी यहाँ पर दो तरीकों से। एक तो लर्निंग और दूसरी अर्निंग। लर्निंग और अर्निंग का क्या मतलब है, यानी कि बच्चों का जो सीखना है वो यहाँ पर कम हो गया क्योंकि स्कूल्स वगैरह काफ़ी बंद थे, और इसी के साथ में अर्निंग, जो लोग जॉब कर रहे थे उनकी जो है जॉब वो बेसिकली ठप हो गई यहाँ पर, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर कुछ कमा नहीं पाए इस रीजन की वजह से। यानी कि लर्निंग और अर्निंग जो है लोगों की खत्म हो गई, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोगों को जीडीपी पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीडीपी का मतलब ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक कंट्री की जो फिजिकल बाउंड्री है उसके अंदर पूरा एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कंप्लीट जो गुड्स और सर्विस रहते हैं वो उस कंट्री की जीडीपी कहलाती है। तो जीडीपी का मतलब यही है। तो अगर कहीं पर भी कोई कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये होगा कि अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर जो है उस कंट्री में अगर कोई भी गुड्स या सर्विस ऊपर नीचे हो रहा है तो दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये अभी साउथ एशिया में काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। लर्निंग का जो लॉस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि बच्चे जो है उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई और इंडिया पर इसका काफी इंपैक्ट पड़ा। तो ये डेटा जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगर बात की जाए एजुकेशन के डिसरप्शन के बारे में तो सबसे ज्यादा आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। स्कूल क्लोज रहे, फुल क्लोज रहे, पार्शियल क्लोज रहे, तो इंडिया जो है यहाँ पर काफी ज्यादा इंपैक्टेड है। फुल क्लोज में आप लोग इंडिया और नेपाल जो है ये एक कैटेगरी में आप लोग को नजर आएंगे, या फिर इंडोनेशिया, यानी कि सबसे ज्यादा कंप्लीट स्कूल जो है वो यहाँ पर बंद रहे। इसी के साथ में अगर बात करें सबसे कम जो है वो जापान के अंदर में बंद रहे। फुल क्लोज में जापान जो है वो सबसे कम आप लोगों को नजर आएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर अगर बात की जाए ये बेसिकली ये है फुल क्लोज, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करिए स्कूल क्लोजर या फिर पार्शियली क्लोज आप लोग फिर भी देख सकते हैं, पर लेकिन इंडिया जो है वो दोनों तरीके से यहाँ पर काफी बुरी कंडीशन में है। ये डेटा देखकर आप लोगों को यहाँ पर ये जानने को मिलेगा। इस रिपोर्ट के द्वारा कई सारी बातें बताई गई जो कि एग्जाम में भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं और कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे इसके द्वारा क्या क्या बातें बताई गई, सबसे पहले तो ये जीडीपी का लॉस है, यानी कि जो घरल सकल उत्पाद है बेसिकली उसका आप लोगों को यहाँ पर लॉस बताया गया है। इसके चलते क्योंकि लर्निंग का लॉस हो रहा है, जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाए उसकी वजह से काफी सारा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला पेंडेमिक की वजह से, और बोला यह जा रहा है कि ये आने वाले टाइम पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए आज की डेट में जो बच्चा पढ़ रहा है वो आगे जाएगा, कहीं काम करेगा, फिर उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी, आगे चलकर फिर वो जॉब भी करेगा। तो इस तरीके से अगर एक बच्चा जो है 1 या 2 साल जो है वो अपनी जिंदगी में अपनी पढ़ाई से दूर हट गया है तो ये समझो उसकी जिंदगी की 1 या 2 साल जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो गई यहाँ पर। तो उसके चलते ये बोला जा रहा है कि 2030 तक का जो इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा 98.84 जो यहाँ पर बेसिकली बिलियन डॉलर का ये इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इंडिया जो है इसमें हाईएस्ट एक्सपीरियंस करेगी और ये साउथ एशिया के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में ह्यूज इंपैक्ट यहां पर देखने को पड़ सकता है। अगर बात की जाए तो 0.34% 2023 में, 1.36% 2026 में, 3.19% 2030 में जो जीडीपी है वो यहां पर डिक्रीज होने वाली है। इतना ज्यादा खतरनाक इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर बोला जाए तो ये एक ह्यूज इंपैक्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं जो कि जीडीपी के ऊपर यहां पर देखने को मिल रहा है इन सब चीजों का, और इसी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है यहां पर, वरना बहुत ही ज्यादा दिक्कत यहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि हम लोग उस प्रेजेंट टाइम पर चीजों को देख लेते हैं और बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, तो वो सही नहीं है। तो यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर जीडीपी का लॉस हो रहा है तो उसका बेसिक मतलब क्या है। यानी कि ऐसा है कोई बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है तो उसका बेसिक मतलब क्या है, कहां उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। तो पोटेंशियल इकोनॉमिक इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा 10 बिलियन ये डेंट लगेगा 2023 तक का इंडियन इकोनॉमी के अंदर, नियरली 99 जो बिलियन 2030 तक का, ये बेसिकली 3.19% जीडीपी का देखने को मिलेगा, ये इनके द्वारा बताया गया है। यानी कि एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये जरा सी गलती कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी वो यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर बात करें ग्लोबल शेयर, यहां पर अगर आप लोग बात करेंगे तो इंडिया जो है वो अकाउंट करती है 10% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी डिक्लाइन होगी इसकी वजह से। ग्लोबल लेवल पर जो 943 बिलियन का एस्टिमेशन लगाया गया है यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, तो उसमें से काफी ज्यादा इंडिया का आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2030 तक का जो स्किल्ड लेबर फोर्स है यहां पर वो आप लोगों को बोला जा रहा है कि एक्सपेक्ट की जा रही है कि डिक्लाइन करेंगे बाय 1%, और अनस्किल्ड जो है वो 2%। देखिए एक बार कोई स्किल्ड पर्सन है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी कर कर अपनी जिंदगी को आगे चला लेता है, पर लेकिन अनस्किल्ड पर्सन जो है उसको सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है क्योंकि उसके पास में कोई कला ही नहीं है ताकि वो अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल सके। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर निकल के आती है। तो उस चीज को फोकस देने की कोशिश यहां पर की जाती है ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके।
अर्बन और अगर बात करें रूरल एरिया वाले में, वहां पर एक डिवीजन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि गरीब बच्चा जो होगा उसके पास में तो यार इंटरनेट नहीं होगा, और गरीब बच्चा जो होगा उसके पास में तो हो सकता है लैपटॉप भी ना हो सकता है टैबलेट भी ना हो, और लैपटॉप टैबलेट इंटरनेट लैपटॉप टैबलेट और सारी चीजें हो एक बार को, पर गांव में इंटरनेट नहीं होता है कई बार। इसका क्या इलाज किया जाए? तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। जो गरीब है वो यहाँ पर काफी ज्यादा झेलता है इस चीज को, और सबसे ज्यादा वर्स्ट इंपैक्ट जो अभी पेंडेमिक का यहाँ पर देखने को मिला, अगर सिचुएशन के बारे में बात की जाए तो सबसे ज्यादा वर्स्ट इंपैक्ट जो है वो एक गरीब इंसान के ऊपर देखने को मिला, जिसके बारे में आप लोग बात भी कर सकते हैं। यानी कि गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब हो गया, और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो गया। ये सारी बातें मैंने आप लोगों से यहाँ पर बताई भी थी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो गरीब पर देखने को मिल रहा है इन सब चीजों का, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आ रही हैं। तो यही बातें हैं जो कि यहाँ पर बताने वाली हैं कि हम लोग को गरीबों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, वरना गरीब तबका अगर यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करेगा तो फिर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये समझाने की जरूरत है यहाँ पर, और इसी के चलते यहाँ पर ये बोला गया है कि अनस्किल्ड जो है वो लगभग 408 जो मिलियन एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक, और यहाँ पर स्किल्ड जो है वो 72.65 मिलियन। यानी कि अनस्किल्ड को तो बिल्कुल कहानी खराब हो गई। खासकर अगर बात करें जो माइग्रेंट लेबर थी, आप लोगों ने देखा अभी जो माइग्रेंट लेबर थी एक जगह से दूसरी जगह पर जो आ जा रहे थे, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी यहां पर पड़ गई। तो उसी के बारे में यहां पर बातें की जा रही है। यानी कि ऐसे लोग जो आज के डेट में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, काफी ज्यादा परेशान थे, अपनी जॉब को छोड़कर इधर उधर जा रहे थे, जो हजारों किलोमीटर तक भी पैदल चलना पड़ गया जिनको, उनके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो काफी नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। और आज की डेट में मैक्सिमम ऐसे लोग जो हैं या तो एमजी नरेगा के तहत काम कर रहे हैं, या फिर वो कहीं पर जाकर अपने गांव में ही खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, या कोई दूसरा काम खोजने पर लगे हुए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम यहां से निकल कर आई बेसिकली अभी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से। अगर बात की जाए रिकमेंडेशन के बारे में तो बोला यह जाता है कि एजुकेशन और जो स्किल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि अगर कोई दिक्कत भी हो तो वो अपने आप को टाइम टू टाइम जो है वो संभाल सके। लर्निंग गैप जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में यहाँ पर जो इफेक्टिव प्रोग्राम आप लोगों को चलाना चाहिए उन बच्चों के लिए, खासकर जिनके पास में कोई स्पेशल फैसिलिटीज नहीं है। यानी कि जो यहाँ पर डिजिटल, जो यहाँ पर एक तरीके से नॉर्मल एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर कम करना पड़ेगा अगर चाहते हैं चीजों को संभाले। स्कूल जो है वो बेसिकली एजुकेशन के लिए अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा कैसे उसको आगे लेकर चलना है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो हमारे देश पर इसका काफी ह्यूज इंपैक्ट पड़ रहा है, ये बातें अभी आप लोगों ने देखी जो कि आप लोग समझिएगा। कुछ बेसिक डेटा है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, और कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ये मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको आप लोग जीडीपी बोलते हैं, तो जीडीपी क्या है यहाँ पर? सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री गिवन फाइनेंशियल ईयर, जो भी रहता है। जैसे हमारे देश में 30, आप लोग बात करते हैं कि हमारे देश में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर रहता है, तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोगों को निकालना है तो जीडीपी में से आप लोगों को डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स निकाल देना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? आप लोग एक गाड़ी लेकर आए, अब गाड़ी जो नहीं थी वो नहीं थी, पर लेकिन जब आप लोगों ने चलाई तो उसके टायर भी घिसे, उसका इंजन भी घिसा, उसमें जो गद्दियां वगैरह वो भी फटी, उसका और भी नुकसान हुआ। तो वो जो गाड़ी थी अब यहाँ पर जैसी पहले थी यहाँ पर, यानी कि जैसे वो गाड़ी थी पहले यहाँ पर, अब उस लेवल पर नहीं रही। अब अगर आप बेचोगे उसको जाकर तो उस प्राइस पर आप लोग उसको बेच नहीं पाओगे, तो इसका मतलब वो डेप्रिशिएट होगी। एक और उदाहरण देता हूं, जब भी आप लोग यहाँ पर गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो वो आप लोग को गाड़ी की वैल्यू बताते हैं कि आज की डेट में इस गाड़ी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जब भी आप लोग रिन्यू कराते हैं तो आप लोग को बताते हैं कि अब इस गाड़ी की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन की मोड में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि यहां पर कि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दो तो नेट आप लोग को आ जाएगा। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो जो जीएनपी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वो जीडीपी में प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि बाहर अगर आप लोग जाकर काम करते हो और अपने घर पर आप लोग पैसा भेजते हो तो ये इनकम फ्रॉम अब्रोड है। तो यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर में। तो यानी कि एक तरीके से बाहर से कमा हुआ पैसा जो हमारे देश में आता है वो आप लोग यहां पर काउंट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसी के साथ में नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जीडीपी में से, यहां पर बेसिकली जीएनपी में से, जो यहां पर जीएनपी था उसमें से डेप्रिसिएशन आप लोगों को घटा देना है। या फिर अगर जीएनपी की जगह आप लोग ये रख देंगे जीडीपी प्लस इनकम, तो नेट माइनस डेप्रिसिएशन आप लोग कर दीजिए यहां पर। तो ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरीके से अगर आप लोगों ने एक बार समझ लिए तो कभी कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है। जीडीपी या फिर आप लोगों से एनडीपी, जीएनपी या एनएनपी में डिफरेंस क्या है,
तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिकॉल कर लेना, क्योंकि ऐसी चीजें हैं एक बार माइंड में क्लियर हो गई तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे, वरना फिर भूल जाओगे। पहले में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात की, फिर नेट लग गया ग्रोस की जगह, ठीक है, फिर ग्रोस नेशनल इनकम के बारे में बात की, फिर नेट लग गया नेशनल इनकम के सामने। तो ये बहुत की जा रही है। दोनों को अगर आप लोग थोड़ा सा अलग करके देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां पर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाया तो यहां पर एनडीपी आ गया, यहां पर बेसिकली क्या किया गया, यहां पर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाया तो एनएनपी आ गया। तो यहां पर ये आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बात की जाए यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एडीबी बोलते हैं, तो यहां पर ये 1966 में ये बनाया गया था। इसके अंदर आज की डेट में बहुत सारे आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे। एशिया के अंदर अलग अलग आप लोगों को यहां पर कंट्री नजर आ जाएंगे। अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो मनीला फिलीपीन के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, तो सबसे टॉप नंबर पर जापान आता है और यूएसए, जिसके पास में 15.6% इसके शेयर हैं। दूसरे नंबर पर चाइना आता है 6.4, तीसरे नंबर पर इंडिया आता है 6.3 और चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है 5.8। तो 5 टॉप शेयर होल्डर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो आप लोगों के सामने हैं। अगर बात करें इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में, तो यह तकाशी वतानबे, ठीक है। तो तकाशी वतानबे आप लोग यहां पर इनके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है उनका नाम याद रख सकते हैं। आज के डेट में प्रेजेंट टाइम पर कौन इसके प्रेसिडेंट है वो आप लोगों को बताना है। इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि कैसे सोसाइटी और जो इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, आगे चीजों को लेकर चलना है, और जो भी अचीवमेंट हो उनको कैसे मेंटेन रखना है ताकि वो सस्टेनेबल रहे और ज्यादा से ज्यादा आगे लेवल पर अच्छे से चल सके। और ये एशिया के लिए नहीं, ओनली यहां पर पैसिफिक रीजन के लिए भी काम करता है। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है, कई बार बन भी जाता है, कि एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, वो कौन सी है, तो यह है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। ये रिपोर्ट जो है ये इसी बैंक के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये एक ऐसा चार्ट आप लोग बोल सकते हैं जिसमें आप लोग चीज़ों को कंपेयर करके देख सकते हैं। अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर अगर बात करें तो जैसे कि किस टाइम पर यहाँ पर कौन कौन सा बैंक बनाया गया था, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, बाकी मेंबर जो है चेंज हो चुके हैं क्योंकि ये जो है पुराना चार्ट है थोड़ा सा, पर लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे कि कहाँ कहाँ पर इनके आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को वीटो पावर नहीं देखने को मिलेगी, जबकि यूएसए के द्वारा जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों चलाए जाते हैं इसके अंदर आप लोगों को वीटो पावर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर वीटो पावर नहीं है। और यहाँ पर चाइना जो है, ठीक है, इसके बारे में अगर बात की जाए त्याग दी गई वीटो पावर, यानी कि यहाँ पे भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि बेसिक पर्पज यहाँ पर यह कि ताकि चीजें जो हैं वो इक्वल बेसिस पर चीजें आगे बढ़ सकें, ऐसी चीजें यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो है ये रिपोर्ट है जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और यहाँ पर इसमें जो मेंबर कंट्री का जो डेटा है वो आप लोगों के सामने रखा जाता है, डेवलपिंग जो भी मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। इसी के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस रहता है उनकी इकोनॉमी का और उनके डेवलपमेंट का, और एनालाइज करता है कि क्या क्या इसके अंदर आगे फोरकास्ट किया जाता है, यानी कि क्या क्या यहाँ पर इन्फ्लेशन रह सकता है, यानी कि महंगाई क्या रह सकती है, ठीक है, इनका जीडीपी ग्रोथ कैसा रह सकता है, तो उनकी घर गृहस्थी की बातें बताता है बेसिकली, ठीक है, कि भाई साहब ये चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा, हमको भी नहीं पता था, तुमको पता है ये कंट्री फिर ऐसा बोलती है, होता है कई बार ऐसा, यानी कि ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं, कंट्री कहती है अच्छा हमको भी नहीं पता था ये कहाँ से निकाल के लाए भाई तो ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन है जिनको आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, अब इनको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन क्या क्या और किस तरीके से आंसर देता है। तो एक एक कर अटेम्प्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बातें आप लोगों से पूछी गई है। बोला गया है कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमेशा पहले यहाँ पर आप लोगों को नजर डालना होता है कि क्या पूछा गया है। तो बोला गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एडीबी बोलते हैं, ये स्टेब्लिश किया गया था 1966 यानी कि 1966 के अंदर में। जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे यहाँ पर, इनका नाम था ताकेशी वतानबे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये प्रमोट करते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी एफ डी, और इससे रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम में भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आंसर क्या है, सही आंसर यहाँ पर डी। समझ लेते हैं कैसे कैसे। जैसे यहाँ पर अगर बात करें 1966 में इसको स्टैब्लिश किया गया, इसी के साथ में फिलीपीन मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 5 लार्जेस्ट जो शेयर होल्डर हैं वो है जापान, यूएसए, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगाने के लिए आ जाए तो इनका नाम याद रखिएगा।
फर्स्ट प्रेसिडेंट अभी आप लोगों को बताई दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में क्या क्या ये काम करता है, और एक रिपोर्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछी जा सकती है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को याद रखनी है। बात करें यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो बोला गया शेयर होल्डर के बारे में। तो यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर अगर शेयर होल्डर की बात करें तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लोगों को लगाने के लिए बोला जाए तो चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो किसके पास में क्या क्या शेयर है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया है 1 2 3 4, बी में बोला गया है 2 1 4 3, सी में बोला गया है 2 4 1 3, डी बोला गया है 4 3 2 1। तो अभी आप लोगों को यहां पर अगर थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा सा याद करें तो यहां पर यूएसए और जापान की शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा थी। तो यानी कि यहां पर पहले नंबर पर क्या आएगा, यहां पर बोला गया है एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा। तो पहले तो यहां पर या तो बी होगा या फिर सी होगा, ऐसे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लोगों को पता है, देखिए नॉर्मल सी बात है, यहां पर चाइना का यहां पर ज्यादा होगा अगर इंडिया के साथ में आप लोग कंपेयर करें, ठीक है। अगर इंडिया के साथ में कंपेयर करेंगे तो चाइना का ज्यादा होगा। जी हां, चाइना का आप लोगों को यहां पर ज्यादा शेयर देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। और यही बातें यहां पर है, पहले नंबर पर जापान है, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर इंडिया और पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में कई बार बन जाते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से स्टेट पीसेस के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बात की जा रही है इसको आप लोग समझिए। बोला जा रहा है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी और एआईआईबी, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनके हेडक्वार्टर जो है वो बोला गया कि कौन से करेक्टली मैच्ड है ये आप लोगों को बताना है। यानी कि सही कौन सा है, किसका हेडक्वार्टर यहां पर बताया गया वो सही है और किसका गलत है ये आप लोग को बताना है। दो करेक्ट है और दो इनकरेक्ट है, इतना यहां से पता चल जाता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, इनका दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो एक जगह ही है। तो या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है अगर आप लोग यहां पर बात करें, ठीक है। तो यहां पर वॉशिंगटन डीसी जो है वो सही है, यानी कि पहला यहां पर गलत हो गया एक तरीके से बोल सकते हैं। तो पहला गलत हो गया तो ये दोनों चले गए, ठीक है। और ये आप लोगों को पता है एडीबी ये मनीला फिलीपीन के अंदर में, ये तो नॉर्मली सब जानते हैं। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया। तो एक एक जो पॉइंट है वो आप लोग यहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो वॉशिंगटन हो गया एश जो वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का आप लोगों को वॉशिंगटन देखने को मिलेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला, और इसी के साथ में यहां पर जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है बीजिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है, तो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है एक साथ बने थे। एडीबी जो है ये 1966 में, और ये तो अभी रिसेंटली नया नया ताजा बना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर याद रखेगा। क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया और प्योरली कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप लोग चीजों को जानते हैं तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। इसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए और आप लोग चीजों को समझ पाओगे। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है अपने आप में ही, और आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओगे। बोला गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। इसके अंदर में टोटल मोर देन 80 से भी ज्यादा मेंबर आप लोग को देखने को मिलेंगे। पहली स्टेटमेंट ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इसका। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो कोई भी मेंबर जो है आउटसाइड एशिया नहीं रखता है। तो या तो पहली स्टेटमेंट गलत है या फिर तीसरी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि आप लोगों को पता है एशिया के अंदर में लगभग 48 के करीब कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती हैं, 48 के करीब कंट्री, और ये बोल रहा है इसके अंदर 80 से ज्यादा मेंबर है, और यहां पर बोल रहा है कि आउटसाइड एशिया नहीं है। तो यहां पर सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि कोई भी ऐसा बैंक होगा उसमें एक कॉन्टिनेंट के मेंबर रहना पॉसिबल नहीं है। अलग अलग देश के साथ में सबके रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को पता है तो आप लोग आराम से शांति में इसका आंसर लगा दोगे, ठीक है। आंसर यहां पर इसका ए हो गया। ऐसे कॉमन सेंस एग्जाम में यूज करनी होती है। इंडिया बोला गया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। भाई साहब बताया गया है ये जो बैंक है ये आप लोगों को चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। तो चाइना के अंदर बैंक का इंडिया कैसे शेयर होल्डर हो सकता है? तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है वो है चाइना है, और दूसरे नंबर पर शेयर होल्डर जो है वो है इंडिया है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। और आउटसाइड भी एशिया मेंबर है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके मेंबर जो हैं वो 100 से भी ज्यादा हैं, ठीक है। तो जब इतने सारे मेंबर हो चुके हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो बेसिकली एक तरीके से एशिया के अंदर ही रहेंगे? तो एशिया के तो लगभग डबल मेंबर इसके अंदर आज के डेट में हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो आप लोगों के माइंड में जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना ही अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। आंसर यहां पर ए हो गया।
ये जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर यहाँ पर कवर किया गया और बात करेंगे कई सारी इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग समझ पाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 और 3 स्टैट्यूटरी बॉडी और इन्वायरमेंट के साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ भी कनेक्ट कर आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी बात क्या की जा रही है, हमारी कंट्री में जो कंपनीज हैं अलग अलग लेवल की कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आरटीआई में ये पता चला है कि ये जो कंपनी है बेसिकली जो कि आज के डेट में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, तो यहाँ पर इनको जो है फाइन इनके द्वारा नहीं भरे गए जो इनके ऊपर फाइन लगे हुए हैं, ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है, पूछा भी गया यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि बेसिकली इसका आंसर क्या है। पहले आप लोग एक बार इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है, तब तक आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अभी हुआ क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बोला गया है कि अब तक वो है 1 रुपया भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनसे वसूल नहीं कर पाया जो कि उनके ऊपर फाइन लगाए गए थे। कोका कोला है इसमें, इसी के साथ में पेप्सिको ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, अदानी ग्रुप है और 2 और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 30 सालों में उनके द्वारा इन्वायरमेंट को जो भी नुकसान पहुंचाया गया और उनके ऊपर जो भी फाइन लगा है, अब तक 1 रुपया उन्हें कहते कि 1 टिकन्नी भी अब तक इनके द्वारा यहां पर पे नहीं की गई है। तो ये काफी एक बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। उन्हें कहते हैं कि गरीब जो है 1 रुपया भी अगर किसी का मार ले तो उसके हलक में हाथ डालकर पैसा खींच लेते हैं, ठीक है, कि हाँ ये कैसे मार लिया, ये हो गया वो हो गया। पर लेकिन ये जो कंपनी है जो अरबों में कमा रही है, इनसे जो है कोई वसूल नहीं कर रहे हैं, तो ये काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट का जो फाइन इनके ऊपर लगाया गया था वो सो कोज नोटिस गया इनके पास में, ट्रांजैक्शन अब तक आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, बस हाँ पेपर पर ही चीजें चल रही हैं कि हाँ टाइम पास टाइप ऑफ चीजें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। डाउन टू अर्थ के द्वारा रिसीव की गई आरटीआई रिप्लाई, तो उसमें यहां पर पता चला बेसिकली जब डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा यहां पर एक रिप्लाई फाइल की गई, ठीक है, तो उसके द्वारा यहां पर पता चला कि यहां पर एक तरीके से अगर बात करें 1990 से लेकर 2022 तक का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा भी यहां पर कई बार फाइन लगाए गए, पर लेकिन अब तक फाइन रिसीव नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो ये बातें यहां पर देखने को मिलेगी। ऑर्डर दिए गए कि 583 करोड़ जो इन्वायरमेंटल फाइन है कि वो कलेक्ट करना है बेसिकली वेरियस ऑर्डर के थ्रू। यहां पर अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखा जाए, कोका कोला पर 51 करोड़ रुपए का फाइन लगा हुआ है, आज से नहीं है, ये लगभग 2019 और 20 से लगा हुआ है, क्योंकि इसके द्वारा प्लास्टिक वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको फॉलो नहीं किया गया था, जो कि 2018 का कानून था। यहां पर पेप्सिको इंडिया के ऊपर यहां पर लगभग ऐसा ही 8 करोड़ लगभग 97 लाख या फिर 9 करोड़ आप लोग बोल सकते हैं, इसके ऊपर फाइन लगा हुआ है। ये यहां पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल के थ्रू यहां पर, क्योंकि आप लोगों को पता है कितनी बड़ी कंपनी है, कितना ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है, पर इसके द्वारा भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। सेम पैटर्न जो कि आज के डेट में सबसे बड़ी कंपनी एक तरीके से बन चुकी है, सबसे अमीर आदमी देश के बन चुके हैं, इसे के अंदर भी अच्छे खासे नंबर पर आते हैं, इनके ऊपर 5 करोड़ रुपए का फाइन लगा हुआ है। ये बेसिकली जो जगन्नाथ कमेटी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर इसके तहत जो एनजीटी के द्वारा यहाँ पर इनके ऊपर यहाँ पर ये केस चलाया गया था और इसके चलते यहाँ पर इनको बेसिकली यहाँ पर पैसा पे करना था, पर लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर पैसा पे नहीं किया गया। तो ये देख सकते हैं, ये है बेसिकली बड़े बड़े देश के चोर जिसके बारे में कोई बातें नहीं करते। रिलायंस इंडस्ट्री 79 करोड़ का फाइन इसके ऊपर लगाया गया, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है, तो इनके द्वारा भी यहां पर उसको पे नहीं किया गया है। सो कोज नोटिस भी गया हालांकि बात करें, ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कि यहां पर ये भी इतनी 79 करोड़ 5 करोड़ यहां पर आप लोग देखते हैं लगभग 9 करोड़ लगभग यहां पर 51 करोड़, तो इस तरीके से फाइन है जो कि आज तक यहां पर रिसीव नहीं किए गए। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है और ये सारी बात जो है वो आरटीआई के थ्रू पता चली है और ये डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा यहां पर बेसिकली इसके द्वारा ये पता लगाया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हमारी कंट्री में जो एक तरीके से यहां पर बोल सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये मुझे हमेशा याद रहता है क्योंकि जब मैं दिल्ली में रहा करता था तो यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो मेरे आसपास में ही पड़ता था वहां पर कई बार, ठीक है, जैसे उसको देखते थे, मतलब रहा हूँ कुछ ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, हाँ लगभग मैं रहा हूँ कुछ टाइम तक, वैसे तो दिल्ली में पता नहीं कितनी जगह रहे पूरी जो प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, पर मुझे ये लगता था कि इसके जब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके सामने यहाँ पर बेसिकली कई बार क्या होता था कि उसके सामने जो पॉलिथीन का ढेर लगा हुआ है थोड़ी सी साइड में जाकर और वहां पर सर्दियों में बैठकर हाथ ताप रहे हैं। मैंने कहा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने ही बदतमीजी की जा रही है। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे करें भैया, और गर्मी में वो सर्दियों में और क्या करें। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो ये वो थे जो आसपास में झाड़ू वगैरह लगाते थे, वहां पर काम करते थे, ऐसी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। 1974 में अगर बात करें वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1974,
इसके तहत यहाँ पर ये बनाया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है, पूछ ले आप लोगों से किसके अंदर आती है, तो वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर आती है। इसी के साथ में अगर बात करें एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल एंड द पोल्यूशन एक्ट 1981 है यहाँ पर, इससे इसको पावर और फंक्शन मिलते हैं। दोनों के थ्रू काम करते हैं यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि पावर जो रहती है और जो फंक्शन ये करता है वो तो एयर के थ्रू करता है, ठीक है, और जो स्टेब्लिश किया गया वो पानी के थ्रू, यानी कि पानी पर स्टेब्लिश किया गया और एयर के थ्रू काम करता है, ठीक है, क्योंकि एयर में तो स्टेब्लिश कर नहीं सकते ना, कम से कम पानी में कुछ तो बेस है ऐसे आप लोग इसको याद रख लेना, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात करें, जो अभी हम लोगों ने बात की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है और अभी रिसेंटली आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां से पूछा गया। आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि यहां पर इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, मैच करने के लिए अभी यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको एनजीटी आप लोग बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस देखती है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड केस इसके द्वारा देखे जाते हैं। कोई आप लोगों से पूछने लगे कल को ये बॉडी जो है वो कैसे स्टेब्लिश की गई थी, तो याद रखिएगा हमारे संविधान के अंदर जब पार्ट आप लोग थर्ड के अंदर जाओगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, वो बेसिकली फंडामेंटल राइट या फिर बोले तो मौलिक अधिकार के बारे में बातें करते हैं। उसका आर्टिकल 21 जो है वो इसी के बारे में बातें करता है कि राइट टू लाइफ तो तब रहेगी जब अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, तो अच्छे इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर एनजीटी जैसा कोड बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहली और दूसरी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। एनजीटी जो है एक स्पेशलाइज्ड रोल प्ले करती है जब हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को कई सारे कानून से ये बेसिकली अपना काम करती है, जैसे कि वाटर एक्ट 1974 का है, वाटर जो सेस एक्ट है 1977 का है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का है, एयर एक्ट है 1981 का है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, पब्लिक लाइबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट 1991 का है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है। तो यहां से ये बेसिकली एक तरीके से काम करता है इनके साथ में जो ये कानून है हमारे देश के अंदर में। इसके अंदर जो केस पहुंच जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर निपटाते हैं, इसीलिए यहां पर ये बनाया गया था ताकि कोई मैटर हो तो उसको जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकाला जा सके, ना कि वो ठंडे बस्ते में पड़ रहे। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, वैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके रीजनल ऑफिस भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। 20 के करीब आप लोग इसमें नोट मोर देन 20 जुडिशियल मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे, एटलीस्ट 10 जो है, या फिर नोट मोर देन आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे जो 20 एक्सपर्ट मेंबर देखने को मिलेंगे। इसका जो डिसीजन है वो आ गया, तो एक तरीके से वो जो डिसीजन रहता है वो एक तरीके का बाइंडिंग डिसीजन रहता है, पर लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि इसको चैलेंज करना है तो 90 डेज के अंदर अंदर यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, हाई कोर्ट नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप लोग यहां से जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ओके, कल को क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है 2018 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया और इसमें दोनों के बारे में बात की जा रही है, एनजीटी के बारे में भी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में भी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है आप लोग पढ़ने के बाद में आप लोगों को पता लगेगा कि कौन सा आंसर यहां पर सही है। बोला गया एनजीटी जो है वो स्टेब्लिश किया गया था बाय द एक्ट ऑफ वेयर, जो यहां पर एक एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश किया गया, जबकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो क्रिएट किया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्टेटमेंट बोला गया। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि एनजीटी जो है वो प्रोवाइड कराता है इन्वायरमेंटल जस्टिस और हेल्प करता है रिड्यूस करने में बर्डन जो है वो हायर कोर्ट के ऊपर, यानी कि कोर्ट में मैटर न जाए उससे पहले ये सुलझा देता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो क्लीननेस के ऊपर फोकस करता है, जैसे कि अगर बात करें इसका जो एम रहता है वो एयर क्वालिटी को भी यहां पर मेंटेन रखने का काम करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो देखने में अच्छी लग रही है, सुनने में भी अच्छी लग रही है, पर पहली स्टेटमेंट के बारे में अगर आप लोग बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि एनजीटी है वो प्रॉपर सिस्टम के थ्रू यहां पर क्रिएट किया गया, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके बारे में अगर बात करें, और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करते हैं इसके बारे में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी पर्टिकुलर कानून के थ्रू यहां पर बनाया गया है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए, एक एक बात जो है वो यहां पर डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किए, तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आंसर निकालोगे तो आंसर यहां पर इसका बी निकल कर आएगा। 2018 में यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया। इंटरेस्टिंग टॉपिक यहां पर क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा यहां पर कवर किया गया, ठीक है, और बात की जा रही है लेवेंडर के बारे में। तो लेवेंडर फेस्टिवल के बारे में यहां पर बात की जा रही है, समझेंगे इसके बारे में, इसमें क्या क्या स्टार्टअप बनाए जा सकते हैं। पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में भी यहां पर बात की जा रही है, और आने वाले टाइम में जो यहां पर यंग एंटरप्रेन्योर आ सकते हैं, जो किसान बन सकते हैं नए नए, उसके बारे में बातें की जा रही है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर आप लोग यहां पर इसको कवर कर सकते हैं। हमारी कंट्री में जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी इनोग्रेट किया गया लेवेंडर फेस्टिवल। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि इसको कहां पर इनोग्रेट किया गया है,
तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो इनोग्रेट किया गया है, ये किया गया है भद्रवाह। तो भद्रवाह कहां पर है? जम्मू के अंदर में। तो यहां पर इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया है ताकि आने वाले टाइम में लोग जो है इसके अंदर एग्री टेक और इसी के साथ में स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है ताकि अच्छे से हम लोग अपनी कंट्री में यहां पर चीजों को उगा सके और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी न रहे। इसके कई सारे परिवार आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। लगभग 47 स्पीसीज है इसके अंदर जो फूल का जो प्लांट है। और यहां पर ये जो परिवार है, इनके परिवार का नाम है यहां पर लेमिएसी। ठीक है, तो लेमिएसी जो इनका परिवार है, इसके अंदर ब्लू, वायलेट, पर्पल या फिर येलोइश कलर के फूल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ब्लू और वायलेट जो है वो तो काफी रैंडमली आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, पर लेकिन जो पर्पल और जो येलोइश है वो आप लोगों को ओकेजनली देखने को मिलेंगे, यानी कि कभी कभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि इत्र लेना है या लेवेंडर का ले लेना। ठीक है, तो ये मेडिसिन और कॉस्मेटिक के लिए भी काफी ज्यादा यूज होता है। और भद्रवाह जो टाउन है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? बेसिकली डोडा, जम्मू के अंदर आप लोगों को ये लोकेशन देखने को मिलेगी। इसके बारे में कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन ये यहाँ पर भद्रवाह के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में भद्रवाह जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है बर्थ प्लेस ऑफ द पर्पल रिवॉल्यूशन। ये क्या है? इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं और कई सारे रिवॉल्यूशन भी यहां पर कवर करेंगे। पहले पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में यहां पर बात करते हैं। पर्पल रिवॉल्यूशन का बेसिक पर्पज यहां पर यह था कि जो किसान है, किसानों को यहां पर आप लोगों को क्या करना है, जो लेवेंडर की खेती करना चाहते हैं उनको आप लोगों को स्टार्टिंग में इनकी सैंपलिंग देनी है, उन्हें प्योद देना ताकि ये अपना खेतों में लगा सकें। तो इसके चलते यहां पर ये बेसिकली 5 से 6 ये रुपये पर सैंपलिंग यहां पर इनको दिया गया, चार्ज किया गया, यानी कि सस्ता दिया गया इनको यहां पर, ताकि सपोर्ट किया जा सके एक तरीके से एरोमेटिक क्रॉप, यानी कि एक तरीके से एग्रो इकोनॉमी हमारे देश के अंदर में सपोर्ट किया सके और बाहर से जो खरीद कर लेकर आते हैं, बाहर से न लाकर अपने ही देश के अंदर यहां पर काम किया जा सके। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोग थोड़ा सा जानकर सरप्राइज भी होंगे, लेवेंडर का जो तेल है, अगर 1 लीटर तेल आप लोगों को लेकर आना है यहां पर तो उसके लिए 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, यानी कि 10,000 रुपी पर केजी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 10,000 रुपी पर केजी आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। और ये वही लेवेंडर है जिसके आप लोगों को अगरबत्तियां भी देखने को मिलती हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इंसेंस स्टिक, बेसिकली अगरबत्तियां बोलते हैं, और यहां पर सेंट यानी कि इत्र भी बनाए जाते हैं। हाइड्रोसोल जो रहते हैं यहां पर एक तरीके से, जब इसको एक तरीके से जो डोने कहते हैं एक तरीके से जिसका डिस्टिलेशन कर दिया उस टाइम पर, तो यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा उससे साबुन या फिर आप लोग रूम फ्रेशनर भी बनाते हैं। लेवेंडर का रूम फ्रेशनर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो यानी कि अगर इसकी खेती प्रॉपर वे में हमारे देश में की जाती है तो बहुत सारे एरिया में व्यापार किया जा सकता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो है ना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज, तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। मेन एजेंसी जो कि इन्वॉल्व है इसके अंदर में, तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव मेडिसिन जो जम्मू के अंदर ही है, ये दो बॉडी जो है ये रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर एरोमा मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। बेसिक पर्पज ये भी है कि हम लोगों ने बोला था कि किसानों की इनकम भी डबल करनी है। ठीक है, 2022 तक का, हालांकि अभी बोल रहे हैं कि 2024 तक का डबल किया जाएगा, तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि वुमेन फार्मर को काफी ज्यादा फायदा होता है, वो काफी ज्यादा इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट इसको देखा जाता है। ठीक है, बात करें इसके रिवॉल्यूशन के बारे में, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, येलो रिवॉल्यूशन और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सारे रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ लिखने के लिए आया आप लोगों से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्लैक रिवॉल्यूशन बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ब्लू यानी कि फिश यानी कि पानी, बाज ब्लू है, पानी पानी आप लोगों ने सुना होगा, तो उससे याद रख लेना। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर यानी कि चमड़ा जैसा होता है बेसिकली, उससे रिलेटेड ब्राउन रिवॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। गोल्डन हनी या फिर फ्रूट के बारे में आप लोग यहां पर बात कर सकते हैं। इसी के साथ में ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन के बारे में बात की जा रही है, जो कि हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिला था, जिसके तहत हमारे देश में गेहूं और चावल की खेती जो है काफी लार्ज स्केल पर की गई। ग्रे रिवॉल्यूशन जो है उसमें फर्टिलाइजर देखने को मिलेगा, ये आप लोग देखेगा। पिंक कैसा होता है? ओनियन पिंक होता है, तो पिंक रिवॉल्यूशन। रेड मीट और टमाटो के लिए है। सिल्वर एग और पोल्ट्री के लिए है। और व्हाइट रिवॉल्यूशन तो मिल्क के लिए है, ये सही ऑपरेशन फ्लड भी आप लोग बोलते हैं। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऑयल सीड की जो अभी प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिली थी, उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, सब कुछ आओ भाई साहब, खुला दरबार है, जोन सा भी खेत आप लोग लेकर आओगे उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। तो जो भी बातें थी सारी एक एक कर आप लोगों को बता दी। क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना, ठीक है।
ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी लगभग 52 किलोग्राम कोकीन जो है, जो कि 500 करोड़ वर्थ है, यहाँ पर अभी पकड़ी गई और ऑपरेशन नमकीन के तहत। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ सकता है कोई, यार ये ऑपरेशन नमकीन क्या है, पहले ये बता दो। तो नमकीन, चाय, पानी, वो सब की बात की जा रही है, आखिर ये है क्या? तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स जेएस पेपर 2 गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू भी यहां पर जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन नमकीन क्या है। ऑपरेशन नमकीन जो है ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू एंड इंटेलिजेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था और 52 किलोग्राम कोकीन यहां पर पकड़ी गई, ठीक है, जो कि गलत तरीके से देश के अंदर यहां पर लाई जा रही थी। तो ये ऑपरेशन नमकीन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पहले आप लोगों से बताऊंगा, कुछ और एक्स्ट्रा बातें भी हम लोग जानेंगे। जैसे अगर बात करें, एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आप लोगों को याद रखना है, ये आर्टिकल 47 है। स्टेट जो है उसको ये पावर दे रखी है कि वो लोगों की हेल्थ के बारे में बात करे। तो ये आप लोगों को पार्ट 4 में देखने को मिलेगा, जिसमें डीपीएसपी आते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को डीपीएसपी के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि अनुच्छेद है इसके अंदर बेसिकली। तो यहां पर हेल्थ को कैसे ठीक रखना है ताकि कोई दिक्कत हमारी सेहत को नहीं देखने को मिले, तो आर्टिकल 47 यहां पर ये काम करते हैं। यानी कि संविधान के तहत यहां पर ये बोला गया है स्टेट को कि अगर आप लोगों को लगता है कुछ गलत चीजें हैं जो कि लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, उनको रोकना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा यहां पर बोल सकते हैं। तो यहां पर 2 ए ट्रायंगल है जो कि याद रखिएगा। ट्रायंगल तो हालांकि एक है, यहां पर 2 एरिया आप लोग बोल सकते हैं। इसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, जैसे चांद की आकृति होती है ना, ऐसे। तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं, ये वो एरिया है जहां से काफी ज्यादा ये नशीले पदार्थ का व्यापार होता है। दूसरी साइड में गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम देखने को मिलेगा। और खतरनाक चीजें इन दोनों के बीच में आप लोगों को अपना देश देखने को मिलेगा। तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है, तो इसलिए यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। अगर बात करें यहां पर डीआरआई के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसके द्वारा ये ऑपरेशन नमकीन स्टार्ट किया गया था और उसके तहत यहां पर ये चीजें पकड़ी गई। ऑपरेशन नमकीन जो था वो लॉन्च किया गया था इनडायरेक्ट वे में नार्कोटिक ड्रग्स के लिए, और इसके अंडर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये भी आप लोग, ये डीआरआई जो है अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के आप लोग नजर आएगी, ठीक है। तो इसके तहत एंटी स्मगलिंग के काम करते हैं कि स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। तो कॉस्मेटिक एक्ट 1962, आर्म एक्ट, इसी के साथ में एनडीपीएस एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, या फिर जो यहाँ पर जो भी हमारी एंटीक्स जो पीस होते हैं उनसे रिलेटेड जो एक्ट है ये यहाँ पर है। यानी कि अगर कुछ भी गलत काम होता है तो उसको इंप्लीमेंट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो ये इसकी वजह से भी यहाँ पर न्यूज में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेट जो है उसको पावर दे रखी है कि वो कि लोगों की हेल्थ का ध्यान रखे अगर कुछ गलत चीजें लोगों की हेल्थ तक पहुंचती है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पर काम करता है? तो बोला गया आर्टिकल 46, 47, 48 या 49। तो अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आर्टिकल 47 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थे टोटल आज के कुछ आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई डाउट है तो बताना। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं, जो भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, पार्टिसिपेट किया करो, अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हो। और यूपीएससी में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर पोल्यूशन के बारे में कुछ सारी बातें जान ली। ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिल गई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा, वो भी आप लोगों को बता दिया। इसी के साथ में लेवेंडर की खेती के बारे में आप लोगों से बातें हो गई यहाँ पर काफी डिटेल में। और नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पर अभी जो है ऑपरेशन नमकीन के बारे में बातें हो गई। तो ये था डिस्कशन, कैसा रहा जरूर बताना, फीडबैक आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।